किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की आवाज, कौमी असेंबली की आवाज, सालारे साइल, सालारे इनकलाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिलों की धड़कन, साबिक वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, नारे भुट्टो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हमारे उम्मीदवार जनाब ख्वाजा नियाज़ साहब, हमारे बुजुर्ग उस्ताद हैदर साहब, हमारे मेरे सीनियर अहमद बलूच साहब, मेरे नज़रियाती साथी, जद्दोजहद के साथी ताज शमीर साहब, मेरे साथ शब-ओ-रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए के प्रचार करने वाले गुलाम रसूल रिखानी साहब, आज़म बलूच साहब, हमारे इंतहाई अजीज़ कामरेड रफ़ीक साहब, हाजी शेर मोहम्मद साहब, नूरुल अमीन साहब, कौदा अब्दुल सत्तार बलोच, परवेज़ बलोच, महबूब बलोच, लालजान बलोच, मेरे भाई नासिर जमाल, शाहजेब, सिंधी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन अंजुमन दरजादा बलोच, सालेमोद विलेज, मोलादाद विलेज, नूमोद विलेज के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, और इस पिंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो अजीम नज़रियाती साथियों, आप सबको पीपल्स पार्टी और शहीद बीवी के सदना कारकुन का सलाम कबूल हो। ताज साहब ने कहा कि हम एजाज़ के तौर पर उन्होंने मुझे इज्जत दी। दरअसल बात उसके बिल्कुल बरक्स। आज मेरे लिए बाइस इज्जत है कि मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूँ जो वाकई शहादत भुट्टो की कदर करती है, शहादत बेनज़ीर की कदर करती है, जो पीपल्स पार्टी की गोलीमार हमेशा हमारे दिलों की धड़कन। गोलीमार का नाम जहां भी आया तो जहन में एक अक्स आता है, एक तस्वीर उभरती है कि ये लोग हालात मसायद हो या ना मसायद, शहर में अमन हो या तशद्दुद की लहरें, ये लोग मुश्किलात में गिरे हों या आसूदा हाल, इनकी जिंदगियों में भुट्टो बसता है, इनकी जिंदगियों में बेनज़ीर बसती है, इनकी जिंदगियों में पीपल्स पार्टी बसती है। कुछ तस्करे हुए गुज़िश्ता अदवार के। मैं नहीं समझता
और ना ही उनको दोहराना चाहिए, क्योंकि ये उस मोहब्बत के मुकाबले में कुछ नहीं, ये उस जद्दोजहद के मुकाबले में कुछ नहीं, ये उस अकीदत के मुकाबले में कुछ नहीं जो गोली मार के लोग मेरी पार्टी के साथ, मेरी क़यादत के साथ रखते हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं मकसद की तरफ आऊंगा। हर नजरियाती साथी यहाँ घंटों तकरीर कर सकता है, इतना मुझे यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हर आदमी पर भरोसा है, और बल्कि इस पिंडाल में मौजूद हर शख्स भी तारीख भुट्टो से लेके तारीख पीपल्स पार्टी से लेके इस शहर के हालात से लेके आज तक के हालात बयान कर सकते। इतने नजरियाती और समझदार लोगों के दरमियान आज खड़ा हूं मैं, इसलिए कोशिश करूंगा कि बात को समेटूं, मुद्दे पर आऊं। देखिए, इलेक्शन 2024 एक नया मोड़ लेकर आया। इससे पहले 2023 में एक हल्काबंदी हुई। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 2 साल में 2 हल्काबंदियां हुई। ऐसे ही 2023 में जो हल्काबंदी हुई, उसने कुछ इशारे दिए हमें कि हल्के अब मजीद बढ़ेंगे। जिला केमाड़ी उस नहज पे था, उस दोराहे पे था कि अगर उसकी आबादी 2-4 लाख 4 लाख और ज्यादा हो जाती तो एक कौमी असेंबली की नशिस्त का इजाफा हो जाता, और अगर यही आबादी रहती तो 2 कौमी असेंबली हलकों को मजीद तवील दराज किया जाता। तो इशारा मिला कि ये हलके मजीद तवील होंगे, दराज होंगे, इनमें नफूस का इजाफा होगा, इसमें खल्क का इजाफा होगा, इलाके बढ़ेंगे। जाहिर है हमारे पास 2 रास्ते थे। एक गाबो पट पर जब खत्म हो तो फिर सड़क फड़ांग जाए और इत्तेहाद टाउन को लेते हुए वहां अपना टोटल पूरा कर ले, या एक दूसरा रास्ता था जो निस्बतन मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि दुश्मन भी उस पर ताक लगाए बैठा था। वो रास्ता था कि गुलबाई से सीधा फिर गोलीमार तक आ जाए। हमने बहुत सोच समझ के बाद, हर जाविये से परखने के बाद, अपने दोस्तों से मशवरे के बाद और आपकी मोहब्बत और जज्बे को देखते हुए उसको परखने के बाद हमने फैसला किया कि हम गोली मार तक जाएंगे। ये बात दुश्मन के दिल को नहीं भाई, उन्होंने हमें हर मकाम पर चैलेंज किया, लेकिन हम भी बेखबर रहने वाले लोगों में से नहीं थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हल्काबंदी हो जाए और बाद में हम कहें कि हमारे साथ जुल्म हुआ। नहीं, हम लम्हा ब लम्हा खबर लेते रहे, बल्कि हर जगह हर मकाम पर उनसे एक कदम आगे चलते रहे। बराबर हम उनके साथ चलते रहे, बल्कि एक कदम आगे चलते रहे, और उनकी जो भी तजावीज़ थी वो हमें पहले मिल जाती थी कि हमारा दुश्मन हमें कहाँ से तोड़कर और कहाँ से जोड़ना चाहता है और अपना मकसद किस तरह हासिल करना चाहता है, उसका घनाउना ख्वाब और क्या है इस साजिश, हमें अंदाजा था। बहरहाल बात को समझते हैं कि ये इस्लामाबाद तक मसला चला, पूरे कमीशन के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने बहस हुई। हमारे वजीर कानून साहब उनकी तरफ से तशरीफ लाए, बहुत बड़ा नाम है उनका, मुशर्रफ के भी वकील रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी भुट्टो का पढ़ाया हुआ हूं, हम भी वहां खड़े हो गए, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 15 मिनट बाद वो बगैर सलाम किए वापस चला गया वहां से।
और ट्रिब्यूनल ने हमारे हक में फैसला दिया। लेकिन ये सारे किसी वजह से ये सारा किस्सा, ये सारी जद्दोजहद कह लें आप, कोशिश कर लें, कोई वजह है तो बता रहा हूं, बगैर वजह के वक्त जाया मैं नहीं करता। आपका वक्त बड़ा कीमती, आपकी समात बड़ी कीमती है। ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, हमने अपने हिस्से की कोशिश की, फिर दूसरा मरहला आया, टिकटों के लिए बड़े बड़े नाम आप खुद बड़े अच्छी तरह जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग तो मुहिम पे निकल गए थे, कहा टिकट हमसे कोई ले ही नहीं सकता। हमने कहा नहीं, टिकट नेटिव लोगों का हक है, जो वोट देते हैं, जो वोट देते हैं। हम वोट देने वालों को वोट लेने वाले का उम्मीदवार नहीं बना सकते। वोट लेने वाला, वोट देने वाले आप, उम्मीदवार वोट लेने वाला, आपका वोट लेने वाला। देने वाले को ही टिकट मिलना चाहिए और वही लेने वाला भी हो, तो ये बात बनती है। ये सिलसिला भी थोड़ा तवील था, तफसील में नहीं जाता। सब भाई है हमारे, टिकट ना मिलने तक, सबकी ऐलान ना होने तक सबका हक बनता है कि कोशिश करें, सबका हक बनता है कोशिश करें, जद्दोजहद करें। लेकिन जब पार्टी की अनाउंसमेंट आ जाती है, टिकट का फैसला आ जाता है, तो जो उसूल हमारा है सबका वही होना चाहिए कि उसके बाद एक दिन एक ईमान के साथ, एक आवाज के साथ, एक ही काबे पे की तरफ रुख करके फिर उसी उम्मीदवार की तरफ जाना चाहिए जिसका निशान तीर हो। बाकी सब बेकार की बातें हैं। हमने बहुत कोशिशें की होंगी, पता नहीं कितने इलेक्शन में लड़ चुका, कितने लड़वाए, जान तोड़ कोशिश करते हैं टिकट के लिए, उसूल से पहले तक के लिए। लेकिन जब टिकट का फैसला आ जाए तो चाहे कितना भी इख्तिलाफ हो, हम दामे दरमे सुखने उस शख्स के साथ हो लेते हैं जिसके पास निशान बेनजीर तीर होता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ उसूल बनाने चाहिए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के कारकुन की जिंदगी का उसूल है। 2002 में बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक छोटा वाकया बताऊंगा, शायद बहुत सारे लोग दोस्तों को इल्म और किसी को ना हो। 2002 में उस वक्त ये NA 239 होता था, उसका टिकट मुझे मिला। 4 दिन तक उम्मीदवार में था। 4 दिन बाद मोहतरमा ने पर्सनल कॉल की, कुछ मजबूरी बताई। मैंने कहा बीबी, हम कारकुन आपके, टिकट आपका, मैं अभी जाता हूं, सर्टिफिकेट भी वापस करता हूं, दूसरे दिन जमा कराना था। और उस शख्स से कहते हैं, आप भी कह दो और मैं भी कहता हूं, इफ्तिखार हुसैन थे। मैंने कहा ये टिकट भी आपको दे रहे हैं, मैं सरेंडर कर रहा हूं सर्टिफिकेट लेने के बाद वापस देने गया, और ये कहता हूं, आपको दावत देता हूं कि आपका पहला जलसा मैं रखवाऊंगा कैमाड़ी में, और वो सबसे शानदार जलसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी किसी की हिमायत या मुखालफत की तो सामने की, पीठ पे वार नहीं किए, कभी पार्टी के खिलाफ साजिश नहीं की। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कह सकेगा इस बात को। ये मरहला आगे बढ़ा, हमने कोशिश की आपके उम्मीदवार के लिए, हम सबके उम्मीदवार के लिए। बहरहाल बहस जरा ज्यादा हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूं अपनी क़यादत को, जो इज्जत, जितनी मोहब्बत वो शहीद कायद देती थी, उसके लाल, उसके बेटे ने भी उसमें कभी कमी आने नहीं दी, उसके शौहर नामदार ने भी उसमें कभी कमी आने नहीं दी, उसकी बेटियों ने भी उसमें कभी कमी आने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जितना प्यार
बीबी देती थी, जितनी बात बीबी सुनती थी, आज मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी उतनी बात सुनते हैं, बिलावल साहब भी उतनी इज्जत देते हैं, बीबी आसफा भी देती है, बीबी बख्तवार भी देती है, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विरसा है। अब जो 2 मरहले पार कर चुके हैं, अगर बातों बातों में आपने महसूस किया, और मेरी माए बहनें भी बात सुन रही है ये, और मैंने अभी मालूम किया है कि मेरी माए बहनें बड़ी तादाद में, जो कि हमारी असल ताकत है, क्योंकि हमारी तो चेयरमैन ही बेहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। अब ये 2 मरहले जब आप आगे बढ़ गए तो तीसरा मरहला अब क्या है? एक केस हमने रखा था, पैरवी आपने करनी है। वो केस था कि जनाब जो वोट देते हैं उन्हीं में से नुमाइंदा होना चाहिए। वो केस तो हम जीत गए, लेकिन क्या ये केस हमने सही रखा था? इसका फैसला आपको 8 तारीख को करना है इंशाअल्लाह। क्या ये मुकदमा हमने सही लड़ा? इसका फैसला 8 तारीख को आपको करना है। उस दिन के वकील आप हो, उस दिन के जज भी आप हो, उस दिन आपने फैसला सुनाना है कि ये मुकदमा सही बुनियादों पर रखा गया था या हमारी बुनियादें गलत थी। मुझे अंदाजा है, ग्रास रूट का वर्कर हूं, मुझे पता है हर जगह छोटी छोटी नाराजगियां चपकलिशें मौजूद होती हैं, लेकिन अजीम मकासद के लिए, अपने इलाकाई तरक्की जैसे बड़े मकासद के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए इन छोटी चपकलिशों को भुलाना ही पड़ता है। याद रखना, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर कोई शायद आपका हाथ पकड़ने वाला ना हो। और मैं अहमियत बता दूं, जता दूं, 18वीं तरमीम के बाद आपका 70% हो सकता है, इससे ज्यादा हो, इससे कम नहीं होगा, आपके सूबों के पास मुंतकिल है। आपके मसाइल हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती मसाइल, नौजवानों की मुलाजमतें 70 से 75% सूबे में। कौमी असम्बली के पास डिवोल्व सब्जेक्ट के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट रह गए हैं, कुछ जिनको चारों सूबों में एक साथ मिलाकर चलते हैं, जो मेरे ख्याल में आईपीसी, हालांकि हेल्थ वहां भी मौजूद है, लेकिन टर्शरी केयर सूबे के पास है। वो हेल्थ सिर्फ आलमी डोनेशन देने वाले इदारों से ताल्लुक रखता है, पोलियो टीमों से ताल्लुक रखता है, जबकि उसके भी पूरे पैसे सूबे को शिफ्ट होते हैं, वो भी ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता। बताने का मकसद ये है कि 70-75% आपका फंक्शन जो है वो सूबे के पास है। लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये कोशिश है कि जिस जद्दोजहद के बाद हमने वाजा न्याज के लिए ये टिकट लिया है, आपको अपने इलाके का मुस्तकबिल संवारना है, तो पहले वाजा न्याज को जिताइएगा। पहले वाजा न्याज को जिताइएगा। क्यों? मैं आपसे वाज़े तौर पे कह दूं, मैं 18 यूनियन काउंसिलों पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, 4 सूबाई के हल्के, 3 तो तकरीबन, 2 तो 100%, 115 और 111, तो 100% मेरे पास। वाजा साहब का भी 80% मेरे पास है, और हमारे जो आसकानी साहब लड़ रहे हैं उनका भी जो है 20% हल्का हमारे पास है। तो 4 सूबाई असम्बली के हल्कों से के दरमियान इलेक्शन लड़ रहा हूं। एक जलसा रईस गोट पे करता हूं, तो दूसरा भी मनोड़ा पे करके आ रहा हूं, तीसरा गोलीमार में कर रहा हूं। अंदाजा आप कर सकते हैं, 18 यूनियन काउंसिलों का हल्का, जिसमें जजायर भी है, तो मुबारक विलेज भी है, तो बलूचिस्तान से सरहदें भी मिलती, तो बिलावल हाउस के बिल्कुल पीछे शीरीन जिना कॉलोनी के बाद हल्का शुरू हो जाता है, और ऑफिशियली डिक्लेयर है कराची के रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा हल्का और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा हल्का। और ये इसलिए तफसील बता रहा हूं कि ताजशाह भाई ने यूसीओ के दरमियान कंपटीशन करवाया। मैं आज आपको एक बात बताऊं,
कि लियाकत मुझे कहता है कि हम सबसे ज्यादा वोट लेंगे 111 से। मुझे आसिफ खान कहता है कि हम सबसे ज्यादा वोट लेंगे 115 से। मैं चाहता हूं कि यही आवाज बाजा न्याज आपके जोरे बाजू पे लगाए कि हम सबसे ज्यादा वोट लेंगे 114 से। बल्कि आज 111 वालों ने तो बहुत ही जबरदस्त बात की, आप सब सुन रहे हैं। उन्होंने एक आदाद शुमार मेरे सामने रखा आज रास्ते में चलते हुए। हमने कहा क्या है? उन्होंने कहा जी ये हमारे 90 पोलिंग स्टेशन है टोटल। हमने कहा अच्छा, हमारे हल्के में उन्होंने कहा जी टोटल है ही 90 पोलिंग स्टेशन। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये लिस्ट आप रख लो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं किसी एक से भी हम हार गए ना, आप हमें अंदर नहीं घुसने दें। बहुत बड़ी कहता 90 के 90 पोलिंग स्टेशन, अगर किसी एक से हम एक वोट से भी हार गए, आप हमें अपनी ऑफिस में नहीं घुसने देना। यानी तैयारी देखिए, मुकाबला किस तरह का जारी है। और आपने किमाड़ी के जलसे की एक झलक तो देखी होगी, बिलावल भुट्टो साहब ने जिसको रीट्वीट कर दिया, तो वहां पर वो आसिफ खान कहता है, और मैं आप पर इस स्टेज पर मौजूद हर मेरे नजरियाती सीनियर साथी के साथ साथ इन नौजवानों, मेरी माएँ बहनें जो मेरी आवाज सुन रही है, मेरे जो दोस्त सामने बैठे, मुझे इन नजरियाती साथियों के जोरे बाजू पे पर पूरा यकीन है कि 114 से भी ये आवाज लगाएगी कि आओ 115 वालों, आओ 111 वालों, आओ हमारा मुकाबला करो 114। इंशाअल्लाह आपके पास वोटों की कमी नहीं। मुझे पता है गोलीमार, जहानाबाद, गुलबाई, शेरशाह, अगर सही मानों में पाक कॉलोनी भी, मेट्रोविल में भी वोट मौजूद है, पठान कॉलोनी में भी वोट मौजूद है। मेरे पास कितने लोग आए, वो समझते थे कि शायद वो यूसियां भी यहां लगती हैं। मैंने उनको वाजा साहब के पास भेजा। हर जगह वोट मौजूद है। कास्ट करवाना है, कास्ट करना है। वोट को मटेरियलाइज करने में आप कामयाब हो गए। अपना एक एक वोट कास्ट करवा दिया, अपने जानने वाले का वोट कास्ट करवा दिया, अपने घर वाले का वोट, अपने खानदान वाले का वोट, अपने दोस्त का वोट, अपने मोहल्ले वाले का वोट, जिससे सलाम दुआ है उसका वोट, सबका कास्ट करवा दिया। आप देखिएगा कि तीरों की बारिश खुद शुरू हो जाएगी। अब ज्यादा वक्त नहीं, 3 दिन है। 3 दिनों के बाद सियासी कारकुनों का, वोटर का और सपोर्टर्स का इम्तिहान है। हम तो 2 महीने से भुगत रहे, बाकी 5 साल भी भुगतेंगे। ये 2 महीने इलेक्शन के एक उम्मीदवार पे किस तरह गुजरते हैं, ये अंदाजा वही कर सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा हो। लेकिन हम फिर आपसे कहते हैं कि आप ये 2-3 दिन जरा कम आराम करें, घर घर गली गली जाएं, बुजुर्ग लोगों को समझाएं, मेरी माएँ बहनें घरों में जाएं, नौजवान मोहल्लों में दोस्तों के पास जाएं, मेरे ये साथी टोलियां बनाएं, घर घर जाएं, गली गली जाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को निकालें। ये 3 दिन हमने अगर कम आराम किया, वाजा साहब को कामयाब कराया, मुझ खादिम को मौका मिला, इंशाअल्लाह ताला 5 साल आपके सुकून से गुजरेंगे और हमारी तकदीर बदलेगी। वरना थोड़ी सी हर बात में एक बात आ जाएगी जो कि मुझे उम्मीद है आप नहीं आने देंगे फिर। क्योंकि अगर घर में से कोई कमी रह जाए तो फिर शिकायत होती है। अभी ताज भाई ने कहा, मैं खुद डरा हुआ हूं अली रजा से, क्योंकि वाजा रियाज गोलीमार से। अगर जहानाबाद वाले भी आपसे ज्यादा वोट ले गए तो भी मजा नहीं आएगा, ये बता दूं आपको। तो पाक कॉलोनी की बात कर रहे हैं, और पाक कॉलोनी वालों पे भी जो हालात मैं सुन रहा हूं, वो अगर सरप्राइज कोई दे गए तो कुछ बईद नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब खिदमत की सियासत की तरफ आने लगे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग तशद्दुद तासुब से बेजार हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग खोखले नारों की सियासत से बेजार हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाक कानूनी भी सरप्राइज देने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे मौके पर एक आपका जोरदार पुश चाहिए, जब तकरीबन आपकी सिंध गवर्नमेंट बन चुकी है। हर शख्स को पता है हमारे अनअपोज एमपीएस आ चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट तो हम बना चुके, हम तो अपने शहजादे को वजीर आजम बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल कल आपके पास वो आएंगे, कल वो आपके पास से गुजरेंगे। आज तो ठीक है आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, कल मेरे नौजवानों ने अपने भाई का वो इस्तकबाल करना है, उस तरह का वालेहाना जोशीला इस्तकबाल करना है कि वो मुझे कहे कि तुमने सही हल्का चुना था और सही सोच समझ कर चुना था और सही उम्मीदवार चुना था। ये कल इस्तकबाल बताएगा आपका इंशाल्लाह। आखिरी बात देखिए, सियासी शौक सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ वादे रह जाते हैं। मैं आपको पूरे ईमान से बता रहा हूं, और मैंने एक जलसे में केमाड़ी में एक बात की खासकर नौजवानों के लिए। मैं जब चेयरमैन साहब को मारीपुर ले जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा गाड़ी आप चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब पीछे बैठे थे, कर्नल बाबर साहब उनके सिक्योरिटी चीफ पीछे बैठे थे। उन्होंने कहा गाड़ी आप चलाओ। मैंने कहा जी हुजूर चलाते हैं। तो गाड़ी चलानी मैंने शुरू की तो मैं मुस्कुरा दिया अपने आप में मुस्कुराहट आ गई। चेयरमैन साहब कहने लगे कि आप क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा सर बस एक कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेट कर लिया कुछ। कहते क्या कैलकुलेट किया। मैंने कहा सर आज आपने कहा गाड़ी चलाओ, ये मेरे लिए एक ऑनर हो गया। उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा मैंने बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की गाड़ी चलाई, बीबी की गाड़ी चलाई, अब आज आपकी गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये ऑनर, ये मेरी जिंदगी का असासा है, ये जिंदगी का असासा है कि 3 नस्लों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद के गुजर गए। तो एक दिन उस तरह याद आ गया था। तो ये उनसे किया हुआ वादा है। ये 2007 में दुबई में बीबी से किया हुआ वादा है। बाकायदा बीबी ने वहां मौजूद लोगों से वादा लिया था। उसमें बहुत सारे लोग थे, नवीद भी कमर भी था, खुर्शीद शाह भी था, बहुत सारे लोग थे। उन सब से बीबी ने एक वादा लिया, और अगर किसी को पता हो तो उसकी जिंदगी बहुत है तो वो वादा नहीं लेता। उनको पता था 2007 की बात है, पूरी क़यादत मौजूद थी, बड़ी क़यादत मौजूद थी। बीबी ने वादा लिया कि मुझे पता है, उनके ये अल्फाज थे, मेरी माए बहनें भी सुने। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं जानती हूं मुझे पाकिस्तान जाने के बाद कत्ल कर दिया जाएगा। मुझसे वादा करो कि मेरे बच्चों का साथ नहीं छोड़ोगे। खुदा की कसम अब आज उस वादे पे खाएंगे। हमने बार बार कहा बीबी आप ऐसे मत कहें, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे वादा करो, दूसरी बात न करो, मेरे शौहर नामदार और मेरे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ोगे। और जब तक ये जिंदगी है इंशाअल्लाह ताला हम भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और वादा करें कि आप भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये वादा मुझसे आप करें इंशाअल्लाह। बहरहाल इंशाअल्लाह ये हमारे नजरियाती रिश्ते, लोग पता नहीं क्यों इलेक्शन लड़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता। कोई लोटा है, कोई लुटेरा है, कोई भगोड़ा है, कोई सर्कस का रूप धारे हुए, कोई कुर्बानी की खालों पे इलेक्शन लड़ रहा है, कोई चंदे पे लड़ रहा है, तो किसी ने पीपल्स पार्टी से अपने आप को बनाया, भाग गया है, सामने लोटा बन के इलेक्शन लड़ रहा है। सारे लोग आजमाए हुए, सारी पार्टियां आजमाई हुई, एमक्यूएम हमारी आजमाई हुई, नून हमारी आजमाई हुई, पीटीआई हमारी आजमाई हुई। हुआ क्या, दिया क्या, कुछ नहीं। अपने घर लौटो, अकल करो, वरना शायद वक्त न मिले। अपने घर लौटो।
अब मैं ये बात करके आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन हमेशा इजाजत लेने से पहले मैं मालूम करता हूं कि मेरी बात अगर किसी को थोड़ी भी समझ आई हो तो वो फिर मुझे किस तरह पता चलता है, आपको पता होता है, जरा पता है ना आपको। नारे से ना आएगी ना आवाज, आखिरी तक से आएगी। नारे भुट्टो। शुक्रिया।